नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमें सेकंड यूनिट का अगला जो चैप्टर है चैप्टर 6 के नाम से उसका पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 6 अपने पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण के नाम से। तो सबसे पहले हम बात करें पादपों को जल कहां से उपलब्ध होगा, पादपों के लिए जल का स्रोत क्या है। तो यहां से हम स्टार्ट करते इस चैप्टर को। पादपों के लिए जो जल के स्रोत हैं वो वर्षा जो जल है वो है मुख्य स्रोत पादपों का। और जो वर्षा जल है वो एक तो क्या हो जाता है, अपवाहित हो जाता है, नदी नाले झरने अपवाहित जल है। दूसरा जो जल है वो मृदा में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं कौन सा, मृदा जल। तो मृदा जल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है मृदा जल के? 3 भाग। एक तो गुरुत्व जल जो बहुत गहराई में चला जाता है, दूसरा आर्द्रताग्राही जल जो नमी मिट्टी में रहती है, और तीसरा जो मिट्टी के कण है कैपिलरी वाटर जिसको बोलते हैं केशिका जल। मिट्टी के जो कण हैं उनके बीच में जो गैप है उस गैप में जो जल के अणु पाए जाते हैं उस जल को क्या बोलते हैं, केशिका जल, कैपिलरी वाटर। तो वो पादपों के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। तो जल के स्रोत क्या है, वर्षा जल अपवाहित हो गया, वो काम नहीं आ रहा पादपों के। गुरुत्व जल भी काम में नहीं आ रहा, आर्द्रताग्राही जल भी विशेष उपयोगी नहीं आ रहा। तो कौन सा भाग, कौन सा जल है, वो केशिका जल है, वो पादपों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये पहला मुख्य बिंदु, पहला क्वेश्चन बनता है अपना यहां पर। फिर हम आगे बात करें कि जो पादप है उनमें जल अवशोषित करने वाले कौन कौन से अंग हैं। तो पौधों में जल अवशोषण करने के लिए अलग अलग जो पादप है उनके ग्रुप है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, कवक, शैवाल, ये सब। तो जो थैलोफाइटा है जिसमें कवक और शैवाल आते हैं, उनमें जो जल का अवशोषण होता है शरीर की सामान्य सतह उसके द्वारा होता है। दूसरा जो ग्रुप बताया हमने कौन सा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जल का जो अवशोषण है वो मूलाभास, राइजोइड्स जिनको बोलते हैं, मूल रोम के जो सदस्य संरचना है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास है, वो जल का अवशोषण करते हैं किनमें, ब्रायोफाइटा में। फिर बात आती है उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उनमें जल का अवशोषण कैसे होता है। तो ये विशेष बिंदु अपना इस चैप्टर का कि उनमें क्या उपस्थित है, विकसित मूल तंत्र उनमें पाया जाता है। विकसित मूल तंत्र है उसके द्वारा जल अवशोषण होता है किनमें, उच्च श्रेणी के पादपों में। तो नेक्स्ट बात हम किसकी करेंगे भाई, उच्च श्रेणी के पादपों की हम बात कर रहे हैं तो उनमें क्या है, मूल तंत्र है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किनकी, मूल की, कि भाई मूल है उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनका क्या क्या कार्य है। तो यहां पर आप संरचना देखें, एक जो प्रारूपिक मूल है उच्च श्रेणी के पादपों में, उस मूल में 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, पहला है उसको बोलते हैं तरुण क्षेत्र और दूसरा है उसको बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। अभी इस डायग्राम में बताएंगे हम सभी क्षेत्रों को। तो जो तरुण क्षेत्र है उसको फिर वापस से 4 प्रकारों में बांटा गया है। 4 प्रकार कौन से हैं, मूल गोप, मूल शीर्ष, दीर्घीकरण क्षेत्र और मूल रोम क्षेत्र। तो जो मूल गोप है, पहला जो भाग है मूल का तरुण क्षेत्र, उसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। तो वो चित्र में आप समझे देखें, ये एक मूल की संरचना है जिसमें ये नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है क्या, मूल गोप। मूल गोप से ऊपर यहां हम ये भी बात कर लेते कि कौन से क्षेत्र का क्या भाग, क्या रोल है। तो मूल गोप है वो शीर्षस्थ भाग है मूल का,
सबसे आगे का भाग है, शीर्षस्थ भाग है। और ये मूल को रक्षात्मक, मूल के जो उत्तक है जब वो मिट्टी में बढ़ते हैं तो उनको क्षति नहीं हो, तो ये रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है मूल गोप। दूसरा जो क्षेत्र है मूल गोप के पीछे की तरफ, ठीक है, वो कहलाएगा मूल शीर्ष। इसमें विभाजन करने वाली जो कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं विभज्योतकी क्षेत्र, और ये सेल डिवीजन क्षेत्र होता है, तो इसको हम बोलेंगे विभज्योतकी क्षेत्र और कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कह सकते हैं। फिर इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है तीसरा, दीर्घीकरण क्षेत्र, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको बीच में, वो है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र से क्या होगा, मूल की जो लंबाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनमें वृद्धि होती रहती है, और उनमें वृद्धि होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा, मूल की लंबाई बढ़ेगी। चौथा भाग, किसके भाग की हम बात कर रहे हैं, मूल का तरुण क्षेत्र और दूसरा परिपक्व क्षेत्र। तो पहले भाग की हम बात कर रहे हैं, तरुण क्षेत्र का चौथा जो भाग है वो क्या है, मूल रोम क्षेत्र। यहाँ पर जो ये सारी संरचना आप देख रहे हैं धागे नुमा, ये संरचना क्या है, मूल रोम है। तो जिसमें मूल रोम पाए जाएंगे उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम का जो कार्य है वो क्या होता है, जल को अवशोषित करने का। तो ये इसका कार्य हो गया मूल रोम क्षेत्र का। तो ये चार पार्ट है तरुण क्षेत्र के। अब जैसे मूल रोम क्षेत्र समाप्त हुआ तो उसके बाद में कोशिकाएं परिपक्व हो गई, तो वो दूसरा क्षेत्र है कौन सा, परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र है, उसमें दो प्रकार के पदार्थ हैं। उस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनमें लिग्निन और सुबेरिन, कौन कौन से पदार्थ है, लिग्निन और सुबेरिन, इनका जमाव हो जाता है। तो ये जल के लिए क्या हो जाता है, अपारगम्य, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, परिपक्वन क्षेत्र। तो ये भाग चार पार्ट तो किसके, तरुण क्षेत्र के। जैसे ही तरुण क्षेत्र का अंतिम भाग कौन सा, मूल रोम क्षेत्र समाप्त होगा तो दूसरा भाग बताएंगे कौन सा, परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, उससे नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये बात हो गई मूल के बारे में कि कौन कौन से उसमें भाग है और कौन कौन से कोशिकाएं उनमें किस प्रकार का उनका क्या कार्य है। फिर है नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है। एक वैज्ञानिक क्रेमर नाम के उन्होंने बताया कि पादपों में जो जल अवशोषण है उसकी दो क्रिया विधियां हैं, एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा सक्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय जो जल अवशोषण है पहले टाइप का, उसका क्या अर्थ है भाई, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो, कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़े, कोई विशेष ऊर्जा खर्च नहीं हो, तो वो कौन सा प्रकार है, निष्क्रिय जल अवशोषण। परिभाषा क्या होगी, जब जल अवशोषण के कारक केवल किस पर निर्भर हो, पादप के वायवीय भाग पत्तियों पर निर्भर हो, और जो मूल है, जड़ है, वो केवल एक मार्ग का कार्य करती है। मूल की जो कोशिकाएं हैं वो केवल पथ, मार्ग, रास्ता प्रदान करती हैं। बाकी जो अवशोषण का कारक है वो किन पर निर्भर है, वायवीय भाग पत्तियों पर, मतलब पत्तियों का रोल है उसमें, और वो कैसे है वो आगे हम बताएंगे क्रिया विधि में। पहले परिभाषा स्पष्ट कर ले आप कि जब जल अवशोषण के कारक पादप के वायवीय भाग मतलब पत्तियां उनमें स्थित हो और जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करती हो, तो इस प्रकार के अवशोषण को निष्क्रिय जल अवशोषण कहेंगे। अधिकांश जो क्रिया विधियां हैं पादप में होने वाली लगभग 96%
वो इसी विधि द्वारा, इसी अवशोषण द्वारा होती है। दूसरा इसमें फैक्ट क्या है कि इस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और पादपों में या जंतुओं में, सदियों में ऊर्जा की इकाई के रूप में हम क्या बताते हैं, एटीपी। तो एटीपी की आवश्यकता इसमें नहीं होती। फिर नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे, जो निष्क्रिय जल अवशोषण है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से वो संपन्न होता है, उसमें एटीपी की आवश्यकता क्यों नहीं होती है।